हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ जो सीरीज चल रही है वो है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसमें हम पहले आप सभी को बहुत सारी जो 4 सीरीज है उसमें बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्या क्या हुआ था, किस तरह के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है वो जाइए उन वीडियोज को देखिए और फिर इस लेक्चर को भी कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना गवाती हूँ, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू, मतलब कि जो संविधान सभा थी उससे रिलेटेड क्या यहाँ पर स्टेटमेंट सत्य हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह बोला गया है कि ऑर्डर फ्रेंचाइजी के मतलब कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उसके द्वारा थे क्या, तो ये बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। उसके बाद है यहाँ पे द रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शंस, तो इलेक्शंस तो था ही नहीं उस समय पे इतना ज्यादा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तीसरा यहाँ पे बोला है इट वॉज एन मल्टीपल पार्टी बॉडी। देखो, मल्टीपल पार्टी बॉडी बोला गया है, इसका मतलब यहाँ पे अलग, जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा एक्सेट्रा बहुत सारी पार्टीज हैं। तो उस जमाने में अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस था, उसके बाद में देखेंगे तो मुस्लिम लीग भी था अलग अलग से। तो बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग वहां पे एंटर थे, अलग अलग उनका जो ओरिजिन था वो अलग अलग तरीके से था। तो इस तरह से वो लोग वहां पे कंबाइन थे, तो इस चीज को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पे सही हो गया। और तीसरा के साथ साथ यहाँ पे चौथे में बोला गया है इट वर्क्स थ्रू द सेवरल कमिटीज। सेवरल कमिटीज तो आप सभी को पता ही है कि कितनी सारी कमिटीज थी, तो सेवरल कमिटीज में काम तो किया ही था, तो ये सही है। मतलब कि फोर्थ सही है और थर्ड सही है, इसका मतलब इसका आंसर है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य नहीं था। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी और जेबी कृपलानी। तो इसका आंसर आप बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है जिन्होंने इस चीज को नहीं पढ़ा होगा, बट जैसे सरदार वल्लभ भाई के बारे में अगर आपको बोले तो इन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया था, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य थे उसमें। आपने के एम मुंशी का नाम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बार सुना होगा, जेबी कृपलानी का भी सुना होगा। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि भारत कब सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बना, मतलब कि संप्रभुत्व और गणतंत्र और लोकतंत्र बना। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो आप सभी के दिमाग में एक चीज, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि भारत जब स्वतंत्र हो गया तभी वो बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप सभी के सामने जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे तो ज्यादातर बच्चे फटाफट से आंख बंद करके इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे। तो ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, लेकिन अगर हम बात करें कि हम सोवरन कब हुए, हम डेमोक्रेटिक कब हुए और रिपब्लिक कब हुए, तो ये हम तब हुए जब हमारा संविधान भारत में लागू हुआ। लागू हुआ मतलब कि कब लागू हुआ, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को, जिसका सही आंसर है सी। तो आप लोग थोड़ा सा, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमको बहुत आसानी से मतलब पता होते हैं, और लेकिन हम अपने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि इंडियन जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो सदन है, वो बाई कैमरल कब हो गए, किस एक्ट के द्वारा हुए। तो ये सारी चीजों के बारे में बात की गई। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। एक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैं हमेशा आपसे कहती हुई आ रही हूँ कि एक्ट में अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो 1909, 1919, 1935, उसी के साथ में अगर आप बात करें 1947 पढ़ लीजिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता का है और उसमें माउंटबेटन प्लान आता है, ये पढ़ लीजिए। और इससे पहले में आपको अगर पढ़ना है तो 1858 के बाद के जितने भी एक्ट हैं मैक्सिमम, जिसमें कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है, वो सारे एक्ट को आप जरूर पढ़िएगा, जैसे कि 1833 वगैरह, ये सारी चीजें। ओके, तो एक्ट पढ़ लीजिए और कुछ कुछ फीचर्स हैं उनके जिनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के बारे में बोला गया। तो इसमें सही आंसर क्या है ये देख लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी, तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।
इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि प्रशासन में कब यहाँ पर एक लोकप्रिय तत्व का बारे में बताया गया था, तो किस एक्ट के द्वारा ये चीज यहाँ पर हुई थी, मतलब कि इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड द पॉपुलर एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे तो आपके सभी के सामने चार ऑप्शन है, किस एक्ट में ये बात कही गई थी, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, बी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर है तीसरा आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी है आपके सामने 1919। तो मैंने आप सभी को जैसे एक्ट बता ही दिया, तो आप लोग वो सारे एक्ट सारे पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ में अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसमें बताया गया था एक प्रतिनिधि के बारे में, एक लोकप्रिय तत्व के बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो रेसिडुअल पावर है, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो अवशिष्ट शक्ति किसको प्रदान की गई थी, तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट है, बी ऑप्शन यहाँ पर है फेडरल लेजिस्लेचर है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर है, फोर्थ ऑप्शन आप सभी के सामने गवर्नर जनरल है। तो ये जो रेसिडुअल पावर है वो किसको दी गई थी, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा इस चीज को। तो ये है डी। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है वो लोग इसका आंसर लगा पाएंगे, जो लोग पहली बार देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरह से, और आप लोग भी आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ये आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो ये बोला गया है, ये बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्या फीचर यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से नहीं है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, फिर डायरेक्टी सिस्टम हो गया, ऑफ सेंटर हो गया, सॉरी डायरेक्टी सेंटर हो गया, फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया और ऑल इंडिया फेडरेशन हो गया। तो आप सभी को ये पता है, अभी हमने आज के ही डिस्कशन में इस प्रश्न को सॉल्व किया है, तो इसका सही आंसर है सी। और ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर जिसके बारे में हम बात करेंगे तो 1919 के एक्ट के बारे में। ठीक है, तब ये चीज वहां पे आई थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से पेपर भी कभी लगाते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जब हम पेपर पढ़ेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि उनका सॉल्यूशन उसी में पेपर में होता है। थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा तो आपको ये चीज वहां पे आप जल्दी से क्रैक कर लेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि किस एक्ट का ये उद्देश्य था कि वो भारत को एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रदान करे। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देख लिया है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से चीज समझ में आ जाएगी, आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 में ही हमारे भारत को फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम जो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वाइज करने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यूज आप सभी ने देखे हैं वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हैं। तो ये है आज के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन को शुरू करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज को लगाने वाले हैं, है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन स्टिपुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब कि क्या शर्त थी 1935 के एक्ट की, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ए बोलता है कि फेडरेशन वॉज सजेस्टेड, फेडरेशन के बारे में सजेस्ट किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड, है ना। यूनिटरी फॉर्म के बारे में बात की गई थी, मतलब कि सेंट्रल होगा, फिर ज़्यादातर पावर सेंट्रल के पास रहने वाली है। आप सभी को पता होगा फेडरल और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। सी ऑप्शन में बोला गया है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट गारंटेड, कंप्लीटली स्वतंत्र, मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने की बात यहाँ पे कही गई थी। और तीसरा, अगर हम चौथी के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टली वाज मेड एप्लीकेबल एट प्रोविंशियल लेवल, इसके बारे में बोला गया था। तो इसके बारे में अगर हम मेन बोलेंगे तो ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड, पूर्ण स्वतंत्रता भारत की। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।